हाँ करेक्ट। देखो जब ये दोनों पास आएंगे तो इस पोजीशन पे आपको नॉर्मल बनाना है, तो ये हो गई नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल, दोनों की नॉर्मल यानी दोनों के सेंटर से पास होनी चाहिए, यानी एक्स एक्सिस करेक्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन करेक्ट, सेंटर से सेंटर लाइन करेक्ट। तो ये हो गया आपका ना हेड ऑन कोलिजन, ये तो 1D कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है। अब अपन किसी एंगल पे बात करते हैं, ठीक है आ जाओ, अब मेरे को बताना। ये ऐसे जा रहे हैं, हाँ रूपांशु करेक्ट, नॉर्मल फोर्स जिस लाइन के अलोंग लग रहा है उस लाइन को एक्सटेंड करना है। नॉर्मल ऑफ द सर्कल तो आप पढ़ चुके हो, पीयूष बोल रहा है, बहुत बढ़िया। नॉर्मल ऑफ द सर्कल जो सर्कल में पढ़ा है वो ही है। आइए अब देखिए, सॉरी, दोनों स्फीयर्स का सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दिया आपको। नहीं बेटा आयुष गलत, दोनों स्फीयर्स का सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया है। देखो ये सेंटर पहले वाले स्फीयर का, ये सेंटर दूसरे स्फीयर का, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है और दोनों स्फीयर का रेडियस दिया आपको। अब कॉमन नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बता रही है ये आपको बताना है। फाइंड एंगल मेड बाय कॉमन नॉर्मल फ्रॉम एक्स एक्सिस। सही है वैभव, गलत संकल्प, गलत आयुष, गलत कुहू, नहीं ओम गलत, गलत तनिष, सही है आसीम, गलत पुष्कर, गलत रूपांशु, गलत पीयूष। आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, क्यों हवा में बताना चाह रहे हो? मत करो ना ऐसा, मत करो ना ऐसा, आराम से करो ना, पहले इनको पास पास लाइए, है ना, एक दूसरे से आप इनको ऐसे देखिए। कॉमन नॉर्मल कौन सी होगी? सेंटर से सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन, यही तो हो गई आपकी कॉमन नॉर्मल, करेक्ट। और आपको ये डिस्टेंस दिया है आर। अब आप खुद से सोचो कि ये रेडियस है आर, ये रेडियस है आर, तो एक ट्रायंगल बन रहा है कहीं ना कहीं, उस ट्रायंगल का आप खुद ही निकालो एंगल। हाँ अब सही आ रहा है ना, गर्व का, ओम का, आयुष का, स्पर्श का, सही है। हाँ बताता हूँ बेटा सिद्धांत। सही है, पर मोहित सही है बेटा, पीयूष का सही है। अरे वाह, हाँ स्पर्श स्फीयर ही तो दिया है बेटा, सर्कल दिया है यशोधरा। नहीं नहीं उत्कर्ष, पास वाले घर में ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है शायद, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है क्या बेटा उत्कर्ष? हाँ बस ठीक है, जब तक मैनेजेबल है तब तक बताइएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है। आ जाओ, ये डिस्टेंस हो गया आर, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गया देखो 2r, ये एंगल थीटा निकालना होगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए साइन थीटा
इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया 1/2। कब होता है? जब थीटा 30 डिग्री है। देखो कॉमन नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रही लाइन। ये जो कॉमन नॉर्मल है ये हॉरिजॉन्टल से देखो 30 डिग्री बना रही लाइन। आया बनाते हुए? समझ आया? चले आइए। हाँ कैसे, कहां से आता है बेटा वो? कहां से आता है तुमको पता है क्या वैभव? देखते हैं, आ जाओ। ठीक है, चलो अब अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल जल्दी करिए। अब मैं आपको दे रहा हूं सेम सवाल। ये ना थोड़ी बड़ी रहेंगे, ये बड़ा स्फीयर है, इसका रेडियस है 2r। ठीक है, और ये दूसरा स्फीयर है, इसका रेडियस है r, है ना? और ये मान लीजिए ऐसे आ रहा है, और इन दोनों की सेंटर्स के बीच में जो गैप है वो है r। अब बताइए हॉरिजॉन्टल से cos थीटा sin थीटा दोनों बताइए। कॉमन नॉर्मल एक्सिस हॉरिजॉन्टल से कितना cos थीटा sin थीटा बना रही है? हाँ सही हूं। नहीं आयुष, तुम परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस गलत बना रहे हो आयुष। वैभव cos थीटा गलत है बेटा तुम्हारा, पुष्कर cos थीटा गलत है। cos थीटा भी निकालना है, sin थीटा भी निकालना है। स्पर्श cos थीटा गलत है बेटा, उत्कर्ष cos थीटा गलत है, cos थीटा गलत निकाल रहे हैं बच्चे, sin थीटा आ गया तो। आइए देखें, तो पहले इनको सेंटर टू सेंटर जोड़ते हैं। तो देखिए ये डिस्टेंस है 2r, ये डिस्टेंस है r, तो ये पूरा हाइपोटेनियस है 3r आपका। और दोनों सेंटर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिज, देखो ना आप क्या दिया है, दोनों सेंटर्स के लेवल का डिस्टेंस दिया r, तो ये r है, यानी ये परपेंडिकुलर r है ट्रायंगल का। हो गया ना खत्म। साइन थीटा आएगा 1/3, और पाइथागोरस थ्योरम लगाना, cos थीटा आएगा 2√2/3। परफेक्ट, शाबाश। ठीक है, चलो, है ना? तो कॉमन नॉर्मल निकालना सीखे हम। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने सीखा था E is defined only along common normal axis. E is defined only along common normal axis। इसका मतलब क्या है? E की जो परिभाषा है, रिलेटिव स्पीड JAC अपॉन रिलेटिव स्पीड JBC, वो अलोंग कॉमन नॉर्मल लेनी है, यानी सारी वेलोसिटीज के कंपोनेंट लेने कॉमन नॉर्मल के अलोंग। करेक्ट, आ जाओ।
चलो अब कंपोनेंट लेना सिखा दो भाई, आओ देखें भाई कंपोनेंट कैसे ले रहे हैं बच्चे लोग। ये वी नॉट स्पीड से टकराया, वी नॉट का कंपोनेंट बताइए, कंपोनेंट ऑफ वी नॉट अलोंग नॉर्मल। बताओ। हाँ कुछ बच्चे बोल रहे वी नॉट कॉस थीटा। बेटा पर माइनस क्यों लगा रहे हो, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ ना बस। अरे अब पुष्कर बोल रहा है वी नॉट साइन वी नॉट कॉस। बेटा पुष्कर सिर्फ नॉर्मल एक्सिस पे पूछा है। हाँ करेक्ट। बस एंगल ही तो देखने थे। आ जाओ। तो यहाँ पे हमारी कॉमन नॉर्मल एक्सिस ऐसी होती है, और इंक्लाइन में हमने सीखा है वो वर्टिकल से थीटा बनाती है ना नॉर्मल एक्सिस आई। तो ये मैं बना देता हूं अपनी नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, ये है आपका वी नॉट, और नॉर्मल एक्सिस वर्टिकल से थीटा बना रही है, तो ये भी एंगल हो गया थीटा। इस तरफ कंपोनेंट आ गया वी नॉट कॉस थीटा। आंसर है वी नॉट कॉस थीटा इस तरफ। क्लियर, कोई डाउट? आए समझ में? जल्दी बताओ यस और नो। यस वेरी गुड, शाबाश। चलिए बच्चों आइए इस सवाल को करते हैं। क्या हमने ये वाला सवाल पहले किया था ई निकालने का, इसमें कि ये कोलिजन हुआ, ऐसे टकराया, ऐसे चली गई, ई बताओ। नहीं तो अभी कर रहे हैं, आइए सवाल लिखे। एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, एंगल थीटा था, फिक्स्ड है, ठीक है, और स्मूथ है। ठीक है, आपको क्या बोला है, एक पार्टिकल है स्मॉल एम मास का, वी स्पीड से टकराता है, वर्टिकली फॉल कर रहा है, वी स्पीड से टकराता है, और आफ्टर कोलिजन हॉरिजॉन्टली चले जाता है। आफ्टर कोलिजन हॉरिजॉन्टली चले जाता है, वर्टिकली टक कोलिजन हुआ और हॉरिजॉन्टली निकल गया। हॉरिजॉन्टली निकल गया मान लीजिए कुछ स्पीड यू से। ठीक है, पहला सवाल है फाइंड कंपोनेंट ऑफ v and u along normal axis and tangent axis, या फिर along the incline बोल दो, tangent axis या फिर along the incline। दूसरा find relation between v and u। तीसरा find coefficient of restitution of collision। बताओ बच्चों।
सही है आयुष। हाँ उत्कर्ष का सही है। हाँ हाँ कंपोनेंट सबके सही आ रहे हैं। अब सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ, कंपोनेंट लेने के बाद सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ। नहीं नहीं, u इक्वल टू v नहीं होगा बेटा विधान। सही है पुष्कर। बेटा आयुष एक ही आंसर दो तीन बार दे दिया आपने। सही है आयुष। सही है उत्कर्ष। सही है स्पर्श। हाँ तनीष ऑलमोस्ट सही लग रहा है। ईशान का गलत है। हाँ शशांक सही है बेटा। पर्व का भी सही लग रहा है। वेरी गुड यार, वेरी गुड। बच्चों को याद है लेक्चर पिछला अच्छे से। बस शाबाश, बहुत बढ़िया। अपन करते हैं, कैसे करें। ठीक है, यहाँ पे ये हो गई आपकी नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, नॉर्मल एक्सिस वर्टिकल से थीटा बनाती है, आपको पता है। अब v स्पीड से आ रहा था वो, v स्पीड से नीचे वर्टिकली आ रहा था। ये जेबीसी के हालात है, यानी ये भी एंगल थीटा हो गया वर्टिकली अपोजिट। यानी अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट आ गया वी नॉट कॉस थीटा, और अलोंग द सरफेस कंपोनेंट आ गया वी नॉट साइन थीटा। यानी नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट है वी कॉस थीटा, और टेंजेंट किसको बोलेंगे, यही टेंजेंट है। अगर सरफेस स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ही टेंजेंट होती, यही टेंजेंट, यही आपकी सरफेस वाली एक्सिस। और सरफेस पे कंपोनेंट है वी साइन थीटा। कोई डाउट? शाबाश। अब नेक्स्ट जाते टाइम देखो, जे सी ऐसे जा रहा है यू स्पीड से। ये हो गई आपकी नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, नॉर्मल वर्टिकल से थीटा बनाती। तो जब आप देखो ऑल्टरनेट एंगल देखो ना, ये वाले और ये वाले, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये एंगल हो गया थीटा। तो जब u के कंपोनेंट लिए जाएंगे तो ये हो गया u cos थीटा अलोंग सरफेस, और ये हो गया u sin थीटा। तो जे ए सी नॉर्मल पे u के कंपोनेंट हैं u sin थीटा, और सरफेस पे u के कंपोनेंट हैं u cos थीटा। करेक्ट, ये हो गए कंपोनेंट्स, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालें, कौन सा कंपोनेंट के बारे में क्या विचार है।
करेक्ट, सरफेस स्मूथ है। हाँ, सरफेस स्मूथ का मैंने आपको बताया था केस। याद करो, सरफेस स्मूथ होता है मतलब क्या सीखते हैं हम? नहीं तनीश आयुष गलत बोल रहे हो बेटा। सरफेस स्मूथ होता है तो हम क्या सीखते हैं? फ्रिक्शन नहीं है मतलब। नो फ्रिक्शन मतलब नो फोर्स अलोंग सरफेस, नो फोर्स अलोंग टेंजेंट, मतलब वेलोसिटी अलोंग सरफेस विल नॉट चेंज। यानी आपको मिल गया u cos थीटा इक्वल टू v sin थीटा। ये आ गया रिलेशन, सेकेंड पार्ट का आंसर। बताओ समझ आया? आप पार्टिकल पे देखो तो पार्टिकल पे सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, एक्स में यानी टेंजेंट में कोई फोर्स नहीं आएगा। तो टेंजेंट के अलोंग की वेलोसिटी बदलनी नहीं चाहिए। पहले कितनी थी इधर? पहले थी v नॉट साइन थीटा, अब है v u cos थीटा। ये दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है आसिम, आते हैं अभी उस बात को डिस्कस करते हैं। हाँ ठीक है। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर अलोंग द सरफेस तो mg साइन थीटा लिखता है ना? तो हमने क्या सिखाया बताओ? ड्यूरिंग कोलिजन mg को क्या करते हैं? हाँ, mg को निग्लेक्ट कर देते हैं, सीखा तो है अपन ने। इम्पल्स यानी चेंज इन मोमेंटम यानी इफेक्ट ऑफ mg इज निग्लेक्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन बोले तो जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन के बिटवीन। ठीक है, कोलिजन पूरा हो जाने के बाद आपको करना पड़ेगा एमजी कंसीडर। ठीक है, डन बच्चों। सही। अब ई बताओ, ई कैसे लिखें? ई है रिलेटिव स्पीड जे बी, सॉरी जे सी अपॉन रिलेटिव स्पीड जे बी सी अलोंग नॉर्मल एक्सिस। तो रिलेटिव स्पीड यहां तो लिखना आसान है क्योंकि प्लेन रेस्ट पे, ग्राउंड जैसा केस है। हाँ देखें, तो जेबीसी नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट था v cos थीटा और जेएसी नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट था u sin थीटा। तो बेसिकली आंसर आ गया अपना u sin थीटा अपॉन v cos थीटा। ये आ गया बच्चों ई। देखो हाँ, तो बेटा रिलेटिव स्पीड लिखिए ना स्पर्श। हाँ, अब u की वैल्यू निकालो v के टर्म्स में और रखो। देखो e tan स्क्वायर थीटा आ रहा है क्या? स्टार्टिंग से दिखा दे रहा हूं मैं कुछ बच्चों को जो छूट गए थे पीछे, जल्दी लिखते जाइए।
हाँ करेक्ट, अपने को मिला था u cos थीटा इक्वल टू v sin थीटा, तो अपना u आ गया है v tan थीटा, है ना, यहाँ पे रख दीजिए, तो e हो जाएगा v tan थीटा अपॉन v sin अपॉन cos, देखो e आ रहा है tan स्क्वायर थीटा, सही आंसर है, करेक्ट आंसर। है ना, तो जनरली बच्चों को 2D कोलिजन थोड़ा परेशान करता है क्योंकि कंपोनेंट लेने में बच्चे उलझ जाते हैं। आप एक्सिस फिक्स रखो ना, यहाँ पे कॉमन नॉर्मल एक्सिस, कॉमन टेंजेंट एक्सिस। चले आगे। हाँ कंपोनेंट लेना आना चाहिए, बिल्कुल कंपोनेंट के बिना गड़बड़ हो जाएगी इसमें। ठीक, चलो आगे चल रहे हैं। बेटा उत्कर्ष ऐसा कहाँ बोला है, क्या बोल रहे हो, वाई में तो स्पीड 0 हो गई ना आफ्टर कोलिजन। आई, नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, अपन ने एकदम स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, ये देखो, याद है कि अगर 2D कोलिजन हो रहा है तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कौन सी एक्सिस में कर सकते हो बताओ। हाँ सारी एक्सिस में कर सकते हैं, सभी एक्सिस में कर सकते हैं। हो सकता है किसी किसी में आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से आंसर मिल जाए, हो सकता है किसी किसी में आपको कॉमन नॉर्मल के अलोंग करने में और कॉमन टेंजेंट के अलोंग करने में आंसर मिल जाए। ये सिचुएशन टू सिचुएशन बेस्ड होगा, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व हर एक्सिस। ठीक है, चलो अब अलग टाइप का सवाल कर रहे हैं, थोड़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ध्यान दीजिएगा सभी। ठीक है, चलो एक पार्टिकल है m मास का, 4 मीटर पर सेकेंड से x में जा रहा था। एक और पार्टिकल है m मास का, 3 मीटर पर सेकेंड से y में जा रहा था। ठीक है, आपको बोला है बोथ स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। हाँ करिए। आगे आई कैप जे कैप में आंसर बताना है, वेलोसिटी पूछी ना तो आपको आई कैप जे कैप में बतानी है।
कि काफी आसान है। कौन सी एक्सिस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करूं? JBCA है, JAC, आप मान लो एक ही मास हो गया ना 2m, आई कैप एंड जे कैप में कर दो, सही बात है बिल्कुल, है ना। चल तो कंजर्वे इसकी मान लो x एक्सिस में स्पीड हो गई vx, y एक्सिस में स्पीड हो गई vy, ठीक है, डन, ऐसा मान सकता हूं। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x, तो इनिशियल मोमेंटम x में कितना है, m इंटू 4i, इसका मोमेंटम है x में, और इसका मोमेंटम x में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ y में, तो इसका 0 लिख देते हैं, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 2m इंटू vx, तो ये हो गया vx इक्वल टू 2i कैप। तो फाइनली सिस्टम की x में स्पीड है 2i कैप। फिर आप लिखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन y, तो इनिशियल मोमेंटम y में सिर्फ इसका है, इसका तो y में मोमेंटम है नहीं पहले वाले का, तो आप लिखोगे m इंटू 3j इक्वल टू 2m इंटू vy, तो vy आ रहा है 3/2j कैप, तो फाइनली स्पीड आ गई 2i प्लस 3/2j कैप। ऐसे अलग अलग में करके कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ कैसे करेंगे? वेक्टर बना के आप लिखोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम, तो आप लिखोगे दोनों की लिख दो m इंटू 3j कैप प्लस दूसरे की m इंटू 4i इक्वल टू 2m इंटू v वेक्टर। तो यहां से डायरेक्ट v वेक्टर आ जाएगा 2i प्लस 3/2j, ऐसे एक साथ भी कर सकते हैं, है ना। डन, कोई परेशानी? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, x में भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर सकते हो, y में भी कर सकते हो, एक साथ वेक्टर लेके भी कर सकते हो। कितना आसान हो गया है ना। चलो हटा दें, हटा दें, आगे चलें। चलो भाई, अगर एक ऑब्लिक कोलिजन है, ठीक है, जस्ट बिफोर कोलिजन m1 की स्पीड थी कुछ v1 एंगल थीटा 1 पे, m2 की स्पीड थी v2 कुछ एंगल थीटा 2 पे, हाँ बीजी जी शू सही बोल रहे हो बेटा, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन हालात दिए थे, कुछ ऐसे टकरा रहे थे रैंडमली प्लेन में जाके ऐसे टकरा रहे हैं, ठीक है, इनकी स्पीड कुछ ऐसी सेट होगी कुछ एंगल पे कि ये लोग कोलाइड कर रहे हैं। जस्ट आफ्टर कोलिजन मान लीजिए m1 की स्पीड हो गई कुछ v3 थीटा 3 एंगल पे, m2 की स्पीड हो गई कुछ v4 थीटा 4 एंगल पे, है ना, कुछ तो किसी एंगल पे हो गई स्पीड। तो क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर x में करना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, बताइएगा। m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2 इक्वल टू m1 v3 cos थीटा 3 प्लस m2 v4 cos थीटा 4, है ना। लिख दो जल्दी। ठीक है, तो इन सब में से इस इक्वेशन में कोई एक आध वेरिएबल होगा, बाकी सब दिया होगा, तो वो जो एक आध चीज अननोन है वो निकल के आ जाएगी, है ना। आप आई कैप जे कैप में भी करके कर सकते थे, आपको सबके आई कैप जे कैप में कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। आई फिर नेक्स्ट P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल अलोंग y एक्सिस भी कर दीजिए, तो आपको मिलेगा m1 v1 sin थीटा 1 प्लस m2 v2 sin थीटा 2 इक्वल टू m1 v3 sin थीटा 3
प्लस m2v4 sin थीटा 4। डन। शाबाश। है ना, लिख दो। तो कोई दो अननोन होंगे, कोई दो अननोन होंगे जो दो इक्वेशन से सॉल्व होके आ जाएंगे। आपसे ऐसे सवाल में कोई दो अननोन पूछ सकता है। ठीक है, चलाएं आगे। शाबाश। चलो आगे चल रहे हैं। अब देखो एक बहुत मजेदार सवाल है। ठीक है, बहुत मजेदार सवाल है, देखिएगा। देखिए कितने बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं, है ना। सवाल लिखिए, ऑल पार्टिकल्स आर स्मूथ full stop. Collision is happening on horizontal smooth surface. Collision is happening on horizontal smooth surface. ठीक है। After collision, particle of radius 2r stops. After collision, particle of radius 2r stops. Find velocity of other two particles after collision. ठीक है, ये सवाल है। अब डायग्राम देखिए, आपको गिवन है। ठीक है, ये 2r रेडियस है, ये r रेडियस है, ये r रेडियस। तो ये जैसे कैरम बोर्ड में आप समझ सकते हो कि ये स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर कुछ v0 स्पीड से आ रहा था और v0 स्पीड से ये ऐसे जा रहा था। रास्ते में इसको दो पार्टिकल्स आए, स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। पूल टेबल में भी सोच सकते हो, बिल्कुल। हाँ, तो इन पार्टिकल्स को कोलिजन हुआ। अब आपको ये महसूस करना है कि इस पार्टिकल को धक्का किधर मिला, इस पार्टिकल को धक्का किधर मिला, फोर्स किधर मिला। तो ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो पीयूष बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट। बेटा पीयूष कब से सिखा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पे होता है। 45 डिग्री एंगल बन रहा है क्या, एंगल खुद से निकालना पड़ेगा बेटा। मास में दे देता हूं, इसका मास है 2m, बड़ी वाली बॉल का, छोटी वाली r रेडियस के पार्टिकल्स का मास है m। करिए, सॉल्व करिए, खुद से सोचिए, दिमाग लगाइए। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, करेक्ट। जो ऊपर वाला पार्टिकल है ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, अब कितने एंगल पे जाएगा वो आपको खुद निकालना पड़ेगा। वो एंगल निकालना भी सिखाया मैंने। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना पड़ेगा। फिर आप फाइनली इस डब्बे की, इस पार्टिकल की वेलोसिटी बता पाओगे। बताओ, देखिए कौन कर पा रहा है।
नहीं विधान, नहीं आयुष, एंगल आपको ढूंढना पड़ेगा। ऊपर देखो, एक दो पेज पहले एंगल निकालना सिखाया है। सही है उत्कर्ष, एंगल सही है। सही है आयुष, एंगल सही है। हाँ, मैग्नीट्यूड भी बताओगे ना उन तो चलेगा, उनकी स्पीड्स का। सही है, एंगल वही है जो थोड़ी देर पहले निकाला था। वी नॉट के टर्म में आंसर आएगा। आई, डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले मेरे को एक बात बताइए, है ना, आप कोलिजन किसी एक ही के साथ कंसीडर करो पहले तो, बस। ठीक है, तो ये भाई साहब ऐसे जा रहे थे, है ना, ये रेडियस आर गिवन है, ठीक है, ट्रायंगल बनी है, ये 2r, ये r, ये एंगल थीटा। हाँ, बस एंगल बना रहा हूं, फिर आगे आप कीजिएगा। ये r, ये 3r, तो ये थीटा, तो साइन थीटा आ गया 1/3, कॉस थीटा आ गया 2√2/3। करेक्ट। अब आप इस पार्टिकल को सोचो, ये जो m मास का पार्टिकल है बच्चों, ये m मास के पार्टिकल पे नॉर्मल इस तरफ लगेगा, और फ्रिक्शन तो है नहीं कुछ, तो नॉर्मल के डायरेक्शन में ही तो उसको धक्का लगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो पार्टिकल है ये नॉर्मल के अलोंग ही जाएगा आफ्टर कोलिजन। हाँ बिल्कुल, ये सोचना था आपको। तो जेएसी जेबीसी डायग्राम दे देता हूं मैं। जेबीसी, ये वी नॉट से जा रहा था, ये लोग रेस्ट पे थे। जेएसी आपको गिवन है सवाल में कि ये रुक जाएगा और ये लोग कुछ स्पीड से चले जाएंगे। अब क्या आप ये मान सकते हो कि इन दोनों की स्पीड कुछ मान लो v1 है, तो इसकी भी v1 सेम होगी, क्योंकि सिमेट्रिक कोलिजन है। हाँ, और एंगल थीटा आप निकाल ही चुके हो। करो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और आप मेरे को v1 स्पीड बताओ, v नॉट के टर्म में आंसर बताओ।
करेक्ट आंसर आ गया, बहुत सारे बच्चों का आ गया। V1 निकालो ना बेटा, cos थीटा की वैल्यू डाल के V1 निकालो, आ जाओ। हाँ cos थीटा की वैल्यू डाल के बताओ किस डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करूं, बताओ सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व किस डायरेक्शन में करूं, एक्स में कर लें, हाँ सही है, आ जाएगा तुरंत। एक्स एक्सिस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर देते हैं, खत्म हो गया सवाल। बच्चों लोग खत्म हो गया सवाल। देखो 2m इंटू वी नॉट इक्वल टू एम वी वन कॉस थीटा प्लस एम वी वन कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको मिलेगा 2m वी नॉट इक्वल टू 2m वी वन कॉस थीटा, देखिए 2m कट गया, वी नॉट इक्वल टू वी वन कॉस थीटा की वैल्यू डालो ना बच्चों, 2√2/3, तो वी वन आपको मिला फाइनली 3v0 अपॉन 2√2। तो ये आ गई स्पीड पार्टिकल्स की 3v0/2√2। काफी बच्चों ने जवाब दे दिए, शाबाश। समझे, तो है थोड़ा इन्वॉल्विंग है, थोड़ा 2D कोलिजन है, ज्यादा चीजें एक साथ हो रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा आराम से समझ समझ के डायग्राम बना बना के अपन कर सकते हैं इसको, समझे बच्चों, है कि नहीं। तो अब सिस्टम का मोमेंटम आपको एक्स डायरेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा, कंजर्व करना पड़ा, सॉरी। डन। इसी पे आगे एक और सवाल पूछूं, घबराओ कितनी। चलो इसी में आगे एक और सवाल पूछ, ठीक है। आइए सवाल है, ऑल्सो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, also find coefficient of restitution of collision between 2m and small m, ठीक है। तो कोई भी एक स्मॉल m ले लो बेटा, ये ले लो, स्मॉल m और 2m के कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है। डेटा सारा आपके सामने, आंसर सारा नंबर्स में आएगा। नहीं आयुष गलत है बेटा, आयुष इतनी जल्दीबाजी में क्यों रहते हो सवाल देने की, कठिन सवाल है सारे ये, टाइम लगेगा करने में। ये क्वेश्चन है बेटा, देख लो क्वेश्चन। नहीं पीयूष, नहीं अमन, नहीं ओम, नहीं शशांक। नहीं स्नेहा। आसिम बेटा तुम्हारा बहुत क्लोज है। हाँ स्पर्श है, सही आंसर है। यहाँ संकल्प का भी सही लग रहा है, देखो स्पर्श संकल्प दोनों में से किसी एक का सही है।
हाँ कुहू ऐसा ही आ रहा है कुछ, मैं आंसर कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ 9/8 ही आ रहा है लग रहा है आंसर। आ जाओ देखें, चलो देखते है ना। आई तो E किसके अलोंग डिफाइंड है? E तो डिफाइंड है अलोंग नॉर्मल या फिर कॉमन नॉर्मल एक्सिस। आइए आपको तो बस इन दोनों को कंसिडर करना है बस। ये रेस्ट पे, ये V नॉट से आ रहा था, ये कॉमन नॉर्मल, ये एंगल थीटा। चलो बताओ रिलेटिव स्पीड JBC अलोंग कॉमन नॉर्मल बताओ कितना आएगा? V नॉट का कंपोनेंट लेंगे, करेक्ट। V नॉट ऐसा है अपनों को ये नहीं चाहिए, कॉमन नॉर्मल के अलोंग चाहिए, V नॉट कॉस थीटा, करेक्ट। और फिर इसके बाद JBC हो गया, JAC में ये रेस्ट पे आ गया, ये V1 से ऐसे चला गया, रिलेटिव स्पीड JAC अलोंग कॉमन नॉर्मल, ये तो V1 हो गई, V1 पूरी कॉमन नॉर्मल भी तो है। तो E कितना आ गया? E आ गया V1 अपॉन V नॉट कॉस थीटा। V1 की वैल्यू निकाली थी अपन ने शायद 3V नॉट अपॉन 2√2 होल अपॉन V नॉट कॉस थीटा की वैल्यू आई थी 2√2 अपॉन 3। सॉल्व करके E शायद आ रहा है 9/8। देखो बच्चों, हाँ कुहू का सही था, ईशान का सही था, यशोधरा, उत्कर्ष, स्पर्श का सही था, इन लोगों ने सही दिया था, और भी कुछ लोगों ने सही दिया था, मिस हो गया मेरा। हाँ ये हाँ तो सवाल थोड़ा है, इन्वॉल्विंग है सवाल, है ना, प्रैक्टिस से अच्छे हो जाएंगे। और आई आगे चल रहे हैं हम, नेक्स्ट पैटर्न देखो सवाल का। हाँ चलें आगे, चलो लिखना बाकी है, लिख लो लिख लो। ठीक है, अच्छा एक बात पे गौर करो बच्चों, ये जो ई है ये 1 से बड़ा है कि छोटा है? हाँ ये तो 1 से बड़ा है, तो ये कोलिजन इज नॉट पॉसिबल, सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं रिपीट द प्रॉब्लम इफ इसका मास m ही लो, सेम मास है ना। रिपीट द प्रॉब्लम अगर इनका मास सेम। चले आगे, क्या बेटा मोहित ये क्या लिखा है, समझ नहीं आया मेरे को। नॉट पॉसिबल मतलब क्या? मतलब ये जो इसने सवाल ने कंडीशन दी है ना कि भाई ये 2m रुक गया आफ्टर कोलिजन, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये कंडीशन जो है ना सवाल की, ये पॉसिबल नहीं होगी।
क्योंकि ई 1 से बड़ा आ गया, है ना। अब ये करिएगा, इसमें शायद मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, कंफर्म कीजिएगा मेरे को। ई आएगा 9/16 आपका, कंफर्म कीजिएगा इसको। ई आएगा 9/16 और आपका जो V1 आएगा वो आएगा 3V0/4√2। ये आंसर आएगा, चेक कीजिएगा इसको। 9/16 करेक्ट है ना। हाँ चलो, चलो बच्चों फिर, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं आज जल्दी छोड़ दो। नहीं बेटा, डेफिनेशन ऐसी है पीयूष। हाँ स्क्रॉल अप कर दो लिख, ये लिख। ये लिख, ठीक है। चलो आ जाओ फिर। अभी हमारा सेंटर ऑफ मास में बचा क्या है? सेंटर ऑफ मास में हमारा बचा है ये बेटा। पर क्या लिख रहे हो सर? ये क्या ए है, माई नेट, ये क्या लिखा है बेटा पर? ठीक है, हमारा बचा है सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के प्रॉब्लम्स, ठीक है। और हमारा बचा है एक क्वेश्चन में और कराऊंगा 2D कोलिजन्स का, ठीक है। ये बेसिक हमारा बचा है। हाँ वो स्प्रिंग वाला इसी में आ जाएंगे। सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम पढ़ेंगे स्प्रिंग वाले से, है ना। ठीक है। और फिर हाँ वही सेंट्रोइडल फ्रेम, करेक्ट, जो आपने मॉड्यूल में पढ़ा ना, सेंट्रोइडल फ्रेम थ्योरी में कहीं लिखा हुआ है, वो यही है, सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। ये नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिनिश करेंगे सेंटर ऑफ मास, कंप्लीट करेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है। और देखो अभी मैं क्या प्लान कर रहा हूं आपका, ठीक है। इफ पॉसिबल नेक्स्ट वीक मैं जब ग्रेविटेशन चालू करूंगा फेज 1 में, तो साथ में आपकी भी क्लास कंबाइन कर लें। हाँ ठीक है ना। और रोटेशन के लिए चलता रहेगा आपका साथ साथ। जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो रोटेशन में देखो, रिपीट कर दो, क्या बोल रहे हो रूपांशु, क्या रिपीट कर दो बेटा? आ जाओ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीक की प्लानिंग मैं सोच रहा हूं ऐसे, है ना। मैं आपसे सोच रहा हूं अभी प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और रोटेशन कैसे करेंगे? रोटेशन देखो, हम चैप्टर को वैसे ही दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, ये कंसेप्ट आपको गौरव सर पढ़ा देंगे। और इसके आगे है टॉर्क, ये वाला कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास की हम एक डिस्कशन क्लास लेंगे, उसमें मैं डिस्कशन आपसे पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है। सारे प्रकार के डाउट्स वगैरह नहीं, ग्रेविटेशन में रोटेशनल का बहुत ही बस एक फॉर्मूला काम आता है बस, है ना, और कुछ काम नहीं आता है। तो ग्रेविटेशन में रोटेशन काम नहीं आएगा। नहीं, आपके केमिस्ट्री कम हो जाएंगे ना लेक्चर बेटा। अगर रोटेशन ग्रेविटेशन साथ साथ चलेंगे तो आपका केमिस्ट्री के थोड़े लेक्चर्स हम ले लेंगे, है ना। तो केमिस्ट्री से थोड़ा लोड कम हो जाएगा ताकि फिजिक्स में अपन कर पाए। मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ अभी, प्लानिंग फेज में। नहीं बेटा रूपांशु, ये नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो, नेक्स्ट वीक लिखा है। और ये प्लानिंग फेज है, कुछ भी कंफर्म नहीं है बेटा रूपांशु, है ना। ये मेरा जस्ट एक थॉट प्रोसेस है अभी, ठीक है। हाँ तो ग्रेविटेशन फेज 1 का जब स्टार्ट होगा तो आपकी कंबाइन हो जाए,
ठीक है, तो कंबाइन हो गई तो फिर आपका, हाँ जैसे मैथ्स में कंबाइन हो गई ना वैसे ही, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, देखते हैं, मैं बात करता हूँ श्रेय सर से। नहीं, एकदम इंडिपेंडेंट टॉपिक है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम इंडिपेंडेंट है टॉर्क से। ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी। हाँ हाँ सिद्धांत, थोड़ा वो अपन ना सिलेबस जल्दी हो जाए इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, चलो, ओके बच्चों, फिर अभी के लिए इतना ही है ना, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अभी हम सिर्फ एक प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कंफर्म नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।